हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल में। फिर से आज एक चर्चा मैथ के लेकर के, और मैथ में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक औसत, इसको मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले मेरी औसत पर 2 वीडियो आ चुकी हैं, उसको आप एक बार अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और फिर उसके बाद आज हम ऐसे क्वेश्चनों के साथ चलने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए, जिनका परीक्षाओं में उस टाइप के प्रश्नों का सरोकार हो चुका है। वैसे प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ, तो जल्दी से मेरे साथ जुड़िए और चीज़ों को पढ़ने का प्रयास काम करिए। ठीक है, आइए आ गया है। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत आपका m स्क्वायर है, तो m और n संख्याओं का औसत क्या है? अगर ये देखा जाए तो mn का औसत पूछ रहा है, और क्या होगा, कैसे बनेगा, आइए मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। m संख्याओं का औसत जो आपको दे रखा है, उस आपका दे रखा है एन स्क्वायर। m संख्याओं का एवरेज जो दे रखा है वो दे रखा है आपका एन स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं कि m संख्याओं का, संख्याएं हैं, ये नंबर्स हैं, और ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स का आपको औसत दे रखा है एन स्क्वायर, और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका सम क्या होगा, योग क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका योग होगा सर एम एन स्क्वायर। दूसरी लाइन पढ़ते हैं, तथा n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो अब मुझे बताइए कि इसका योग क्या होगा, तो आप बोलोगे एन एम स्क्वायर। ठीक हो गया, क्योंकि भाई सम क्या होता है, संख्या गुणे औसत, औसत गुणा संख्या बराबर सम, क्योंकि आप सब जानते हो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बट्टा परिणामों की संख्या। इसी तरीके से आपसे बोल रहा है कि बताइए कि m प्लस एन संख्याओं का औसत क्या होगा। अब m प्लस एन कब बनेगा, जब मैं संख्याओं को जोड़ दूं। m प्लस एन पूछ रहा है, तो m प्लस एन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो m प्लस एन संख्याओं का औसत आपसे पूछा है तो क्या होगा, इन संख्याओं का योग कर देता हूं, एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। मैंने इसको भी योग कर दिया, इसको जोड़ दिया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। अब हम बात करते हैं m और n, m प्लस n संख्याओं का औसत बराबर एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है आपको, एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एम प्लस एन, ये आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, m और n, m कॉमन ले लिया और n कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, m कॉमन आ गया तो n बचेगा खाली, और यहां पर आपका n कॉमन आ गया तो खाली m बचेगा, क्योंकि m स्क्वायर है तो एक m कॉमन चला गया तो खाली m बचा, अपॉन कितना हो गया, m प्लस n। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये वैल्यू इससे कट जाएगी, और आंसर आ जाएगा आपका mn। तो आपसे पूछा है m प्लस एन का एवरेज क्या होगा, तो आप बोलोगे m प्लस एन का एवरेज होगा बी फॉर बॉय, ये आ जाएगा। ठीक है, तो mn ये इसका आंसर बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल, देखते ही आप इसे मेंटेन कर सकते हैं और इसे निकाल सकते हैं, और डायरेक्टली भी अगर करेंगे तो m प्लस एन को डायरेक्ट करेंगे तब भी आप मुजवानी भी इस सवाल का आंसर निकाल देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। एक सवाल दे रखा है कि यदि 6a प्लस 6b बराबर 84, तो a तथा 6, यहाँ पर 6 नहीं होगा, ये गलती से लिख दिया है, यहाँ पर ये 6 नहीं होगा, यहाँ पर ये 6 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका b, यहाँ पर होगा जो आपका b। यदि 6a प्लस 6b बराबर 84 दे रखा है, तो आपको बताना है a तथा b का औसत क्या होगा। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए 6a प्लस 6b बराबर 84 दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर, कॉमन निकल गया 6 बराबर 84, तो आपने कहा a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 84 अपॉन 6 आ जाएगा। आपने इसको काट दिया, 6 एकम 6, एक बार 2 बच गया, 6 चौक 24, 14 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है ए तथा बी का औसत। अब ए कॉमा बी का आपसे पूछ रहा है एवरेज क्या होगा, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो ए बी का एवरेज, तो कुल संख्याओं का योग 14, संख्याएं कितनी है, एक एक दो। अब यहां पर देखिए बहुत सारे बच्चे ए प्लस बी आंसर देखते हैं 14, और ऑप्शन में भी दे रखा है 14, तुरंत 14 पे टिक लगा दिया, उन्होंने कहा दैट्स फाइनल, आंसर गलत हो जाएगा। ए और बी का एवरेज पूछा है, तो ए और बी का एवरेज निकालने के लिए फिर से वही कुल संख्याओं का योग, ये कुल संख्याओं का योग है, बट्टा परिणामों की संख्या 1 और 2, ये इससे कट जाएगा बेटा, कितना आंसर आएगा 7, तो इसका एवरेज बनेगा 7। यहाँ पर गलती कहाँ होती है, 14 को देख करके गलती हो जाती है, और आंसर कितना आ रहा है आपका 7, ये चीज का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपसे गलत हो जाए, ठीक है ना, तो इस तरह से मैनेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का औसत, दो संख्याएं हैं कोई, ठीक है,
दो आपका नंबर्स दे रखे हैं, दो आपका नंबर्स हैं, और उन दो नंबर्स का आपका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 6.5। ठीक हो गया। और उनके गुणनफल, अब गुणनफल का अर्थ क्या है कि उनके गुणनफल, अब किन के गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल। अब दो संख्याओं के गुणनफल जो है वो आपको दे रखा है कि उसका वर्गमूल 6 है। वर्गमूल आपका दे रखा, मुंजवानी क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए उन दो संख्याएं, जो ये दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल, इनका क्या कहते हैं, वर्गमूल दे रखा है 6। तो वर्गमूल अगर 6 है तो सीधी सी बात है, मुझे ये पता चल गया कि अगर वर्गमूल उसका अगर आपको 6 दे रखा है तो वो संख्या क्या होगी, 36। तभी उन दो संख्याओं का वर्गमूल कितना होगा, 6। वर्गमूल कितना होगा, 6। अब 36 का गुणनखंड करिए, कितना आएगा, 9 और 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36 आ जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा, देखो 5 तियां 15 नहीं हो रहा है आपका, 10 तियां 30, 11 दूनी 22, 9 चौक 36। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी वाला आंसर आ जाएगा, मुजवानी बन जाएगा सवाल। अब लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं इसे सॉल्व करते हैं, इसे ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम इसे एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो दो संख्याओं का औसत दे रखा है इतना, तो इसका सम कितना होगा बताइए। तो आपने कहा 6.5 गुणा 2, तो आपने कहा 5 दूनी 10 हासिल 1, आपने कहा 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आ गया आपका, 13 आ गया। सम कितना आ गया आपका, 13। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि उनके गुणनफल का योग। अब माना अगर वो संख्या टोटल उन संख्याओं का योग 13 है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनमें से एक संख्या आपकी x है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 13 माइनस एक्स। और मौखिक हो सकता है ये सवाल, और मैंने आपको जैसे बताया उस तरह से वर्गमूल, अगर दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल अगर 6 है तो वो संख्या क्या होगी, डायरेक्टली निकल जाएगा 36, क्योंकि 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। और 36 को आप तोड़ देंगे तो 9 और गुणे 4, 9 चौक 36, और इसमें बी वाला आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि संख्याओं का योग 13 है, तो उनमें से एक संख्या x होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, 13 माइनस एक्स। और कह रहा है उनका वर्गमूल 6 है, तो मैं कह सकता हूं x इंटू आपका 13 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 36। फिर इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। आपने कहा इसको इधर ले लेते हैं, तो 0 बराबर आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस का 13x और आपका प्लस का 36, हमने इस तरफ इसको ले लिया। तो हमने कहा इसका गुणनखंड करो, 36 का ऐसा गुणनखंड करो कि उसका जोड़, 36 का ऐसा गुणनखंड करो कि उसका जोड़ 13 हो जाए, तो 9 गुणे 4, 9 चौक 36, और उसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। तो आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पर लिख देंगे 9 प्लस 4 एक्स हो जाए प्लस 36 हो जाएगा। आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस आपका 4x प्लस आपका 36, x कॉमन ले लिया, x माइनस 9 आ गया। यहाँ से प्लस का, ये प्लस का पॉइंट है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 4x आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप कॉमन अगर लेंगे तो माइनस का कॉमन आ जाएगा, माइनस का कॉमन आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा x माइनस 9, अंदर जा करके x माइनस, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 और x माइनस 9। तो x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 9, तो x बराबर आ जाएगा 4 और x बराबर आ जाएगा 9। तो वो दो संख्याएं क्या हो जाएंगी आपका, 4 और 9। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा बी। और मैंने आपको बताया कि जैसे अगर ये मेथड 1 मानता हूं तो आपको मैंने मेथड 2 समझाया, इसी का आप प्रयोग करेंगे। तो आपने कहा कि उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो वो संख्या क्या होगी, 36। 36 का आपका गुणनखंड करिए, तो आपने कहा 9 चौक 36, जैसे 9 चौक 36 आया, ऑप्शन में भी दिख रहा है कोई और संख्या नहीं बन रही है, इसीलिए कौन सा आंसर आ गया, बी वाला। तो मेथड 2 जो है वो एक आपका समझ करके क्वेश्चन को आंसर देगा, और इसमें एक प्रोसेसिंग को यूज किया और प्रोसेसिंग के आधार पर आंसर लिया, तो आप उसका प्रयोग करिए, ठीक है। समझने के लिए ये प्रक्रिया को अपनाइए, और इससे आपके जो बौद्धिक क्षमता है उसका विकास होगा, चीजें समझ में आएंगी कि क्या होता है, कैसे हो रहा है और किस तरह से आंसर बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी सी का औसत m है। अब देखो क्या कह रहा है, ए आपका मुजवानी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, खुलेगा आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं एक बार समझाता हूं। ए बी और सी का एवरेज जो है वो आपसे बोल रहा है m है, तो मैं एवरेज अगर m बोल रखा है तो वो संख्या क्या होगी, डायरेक्टली अगर मैं इसको ऐसा ना करके ऐसे लिख दूं कि एवरेज बोल रखा है वो a आपका प्लस बी प्लस सी बट्टा 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका m हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर औसत, ए बी सी का औसत आपका m दे रखा है, तो औसत m है, तो वो तीन संख्याओं का योग बट्टा परिणामों की संख्या, सेम ऐसा ही होगा। अब आपसे बोल रहा है कि अगर ये कंडीशन दे रखी है कि अगर आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, तो बताना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। तब एबीसी का औसत, तो आपने एबीसी का औसत इसके आधार पर निकाल करके आपने ऐसा निकाल दिया, तो आप ऐसे ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के लिए औसत मान करके कैसे निकालेंगे, औसत क्या होगा।
तो आप इसको भी कह देंगे कि सर ये पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3 का वैल्यू, ये मान पूछ रहा है। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, यही तो पूछ रहा है, यही इसका औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ मैं आपका, ठीक है, इसको और सॉल्व कर देता हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m हो गया। बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड ऑफ स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो फायदा क्या मिलेगा, इससे ये वैल्यू खुल जाएगी। तो आपने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, बराबर कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर। इसका फायदा क्या मिला, इसका वैल्यू आपको दे रहा है 0, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू 0 बराबर 9m स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, ये आ गया आपका। जैसे ये आया, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो जैसे ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आप कहेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर अपॉन, अब मैं यहाँ पे दूसरे पेन का प्रयोग कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि इसका मान बताइए, तो आपने कहा इसकी वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, तो आप कहेंगे 9m स्क्वायर अपॉन 3। अब ये इससे कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 3m स्क्वायर, क्योंकि 3 बार कट गया। तो इसका आंसर आया 3m, यही इसका क्या है आंसर है। तो इस तरह से 3m स्क्वायर इसका बी वाला क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रख करके मैनेज करके मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। 15 सेकंड का सवाल है, लिख करके आप इसे मैनेज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। स्पीड को मेंटेन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, सारी चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि यदि ए तथा बी का औसत, ए तथा बी का औसत इतना दिया हो तो एन का मान ज्ञात कीजिए। देखो ए बी का औसत, अब मैं डायरेक्ट ए और बी का औसत निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बट्टे 2 बराबर क्या दे रखा है, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन और अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ऐसा दे रखा है। अब इसमें बात ये आती है कि मैं अब क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसका गुणा इससे करूंगा, इसका गुणा इससे करूंगा, फिर सॉल्व करूंगा, फिर तुलना करूंगा और आंसर निकालूंगा। तो ये प्रोसेस जो है एक लॉन्ग प्रोसेस हो गई, और इस तरह की मेथड जो है, जो ये मेथड फर्स्ट है, आपके लिए वर्कआउट नहीं कर सकती है पेपर में और टाइम लग जाएगा आपका। तो आप इसके साथ अब मेथड नंबर 2 का प्रयोग करो और ऑप्शन की सहायता लेंगे, किससे, क्या कहते हैं, गो टू ऑप्शन। ठीक है, गो टू ऑप्शन, ऑप्शन की मदद से, ऑप्शन की मदद से इसको बनाइए। तो ऑप्शन की मदद से कैसे बनेगा, तो आपने कहा ए प्लस बी, आपने कहा ए और बी का औसत, तो आपने कहा औसत दे रखा है तो इसका अर्थ ये भी हो गया। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, तो आपने कहा ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन, आपने कहा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। अब इसमें क्या करें, तो आप ऐसा करिए, ऑप्शन देख करके करिए, एन बराबर 0 रख दो, एन बराबर 0 मान रखो। तो ए 0 प्लस वन प्लस बी 0 प्लस वन अपॉन ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0। इसका क्या फायदा मिला, ये a की पावर 1 हो गया प्लस b की पावर 1, और ये क्या होगा, किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1, तो a की पावर 0 का मान 1 और इसका भी मान 1, तो ये कितना हो गया आप भाई, a प्लस बी बट्टे 2। और यहां से क्या आ रहा है, सेम यही वैल्यू चले जा रही है, तो a प्लस बी बट्टे कितना आ गया 2, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका राइट हैंड साइड, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है समय बचा करके चीजों को मेंटेन कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, आपका 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके को अपना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। देखो डायरेक्टली कह रहा है 5 संख्याएं हैं और उन 5 संख्याओं का जो औसत दे रखा है, 5 का औसत दे रखा है 18, एवरेज दे रखा है 18। तो आप मुझे बताइए कि इसका सम क्या होगा। तो आपने कहा 18 गुणे 5 बराबर 90, 18 पंचे 90 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपसे बोलता है कि एक संख्या को छोड़ दो, तो आप भी एक संख्या को छोड़ दो, कितनी संख्या बच गई, 4। तो 4 संख्याओं का फिर बोलता है औसत दे रखा है 16, तो सम कितना हो जाएगा, 16 चक्को 64 हो जाएगा, 64 आ जाएगा। तो बताइए छोड़ी गई संख्या होगी क्या होगी, माइनस कर दो, 10 में से 4 चला जाएगा कितना 6, 8 में से 6 चला जाएगा कितना 2, 26, 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 6 जाएगा 2, 26। तो इसका आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉय, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, मतलब कि मुजवानी सवाल है, आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m दे रखा है। 5 क्रमागत संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, देखो मैं x मान लेता हूँ, x प्लस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया, इससे पहले भी समझा रखा है मैंने ये, x प्लस 3 हो गया, x प्लस 4 हो गया, 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कह रहा है m है, औसत m कह रहा है, औसत कह रहा है आपका m है।
5 क्रमागत संख्याओं का औसत कह रहा है m है। तो औसत कह रहा है m है, तो औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बट्टा परिणामों की संख्या। तो मैं इसको डायरेक्टली अगर मैं कहूं कि 5 संख्याओं का औसत जो है आपका दे रखा है, 1 मिनट है, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है m, एवरेज दे रखा है m। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? तो आप इसे लिख सकते हो x+x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 अपॉन 5 बराबर कितना हो गया? आपका m हो गया। ठीक है। अब आपको मैंने पहले भी समझाया था कि अगर आप इस तरीके को ना अपना करके ना, इस तरीके को अपना करके, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 5 क्रमागत संख्या है, उनका औसत दे रखा है m, तो आपने यहां से m देखा और यहां से एक मिडिल संख्या ले ली इसके बीच की संख्या, क्योंकि वही उसका औसत बनती है। तो आप डायरेक्टली ऐसा भी ना करके, डायरेक्टली ऐसा, या तो ऐसा करना चाहें तो ऐसा कर लें, अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्टली क्या कहते हैं, इसके बदले में आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि x आपका x+2 बराबर क्या हो जाएगा? m। डायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं, x+2 बराबर क्या आ जाएगा? आपका m। तो आप कहेंगे x बराबर क्या हो जाएगा? m-2। x बराबर कितना आ जाएगा? m-2। x की वैल्यू कितनी आ गई? m-2। तो आपने कहा कि सर डायरेक्टली हमने इसका यहां से एवरेज ले लिया, ये एवरेज दिया है, तो ये एवरेज किसके बराबर होगा? इस संख्या के बराबर होगा। ये एवरेज किसके बराबर होगा? इस संख्या के बराबर होगा। फिर से समझ लीजिए, 5 क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं, उनका एवरेज m दे रखा है। अब मैंने इसको या तो मैं लिखूं, लिख करके फिर नीचे 5 करूं, फिर मैं उसको हल करूं, तो आएगा कितना? x+2 आएगा। तो मैं डायरेक्टली ना कर दूं कि बीच की संख्या को औसत ले लूं, तो x+2 बराबर डायरेक्टली क्या कर दूं? m। समझा भी रखा था इससे पहले। तो x+2 बराबर क्या हो जाएगा? m। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? m-2। m-2 अगर x की वैल्यू है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? m-2 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई? m-1 हो जाएगा। आया सबके समझ में? m-2 प्लस 1 x की जगह एक बार मैं समझा देता हूं, अगले सवाल में फिर मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। x+1 है तो m-2 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, x की जगह वैल्यू आ गई, +1 हो गया। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा? x m माइनस आपका क्या हो जाएगा? m-1 हो जाएगा। तो सेम यही प्रक्रिया मैं इसमें लगा देता हूं, ठीक है बेटा, सेम यही प्रक्रिया जो है इसमें लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका m-1। जैसे ही m-1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका? m-2 और प्लस का 2, -2 का +2 कट गया, क्या आ जाएगा? खाली आपका m आ जाएगा। ठीक है बेटा, खाली m आ जाएगा। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ा और m-2 प्लस 3 है, तो +2 3 में से प्लस माइनस का 2 घटेगा, कितना आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। तो आप बोलोगे m+1 आ जाएगा। ऐसे ही इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? m+2 आ जाएगा। अब शर्त क्या है? तो इन 8 संख्याओं का औसत कितना होगा? इन 8 संख्याएं, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गई, 8 लेनी है, 5 फिर m+3 हो जाएगा, फिर m+4 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 और 3 6 7 और 1 8 और m+5, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए, तो इन अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को मैंने शामिल कर दिया, तो अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को शामिल किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? m से ये औसत कितना अधिक होगा, ये आपको पता करना है। अब आप क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आप इसका फिर से एवरेज निकाल दें। तो आप कहेंगे इसका, अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो मैं कहूंगा कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, सभी संख्याओं को मैंने जोड़ दिया। मैं समझाने के लिए इतनी लंबी प्रोसेस ले रहा हूं, इतनी लंबी प्रोसेस नहीं अपनानी है आपको, डायरेक्टली आ जाएगा। आप डायरेक्ट देखेंगे तो ये टोटल 8m है, तो आप यहां बोल दोगे 8m। ठीक है। अब इसमें क्या करोगे? 5 4 9 1 10, 10 2 12, 12 और 3 कितना हो गया? 15। 15 में से अगर आपका 3 घट जाएगा तो कितना आएगा? 12। तो आप कह दोगे प्लस का 12, बट्टे कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, प्लस का कितना हो गया? 8 हो गया। तो m से कितना अधिक है? अब इसे आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपने इसको निकाल लिया, इन सबको इसको सॉल्व कर दिया, इतना आ गया। आपने कहा 8m बट्टा 8 और प्लस का 12/8, आपने कहा ये कट गया, तो आपने कहा m, ये हो गया 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 3/2, और 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? m प्लस आपका 2 एकम 2, उसके बाद पॉइंट लगा, 1 आया, 0 आया, 2 पंचे 10। तो आपसे पूछ रहा है बताइए m से कितना अधिक है? तो हम कहेंगे m से 1.5 अधिक है। तो ये सवाल आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं और इस तरह से निकाल सकते हैं। मैंने इन सब संख्याओं का लेकर के इससे निकाल करके एवरेज निकाल दिया, एवरेज निकालने के बाद हल कर दिया, तो आंसर कितना आया? m से कितना अधिक है? 1.5 अधिक है। तो इस तरह से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। आपसे कह रहा है एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। 7 माह की, जो 7 माह है
उसमें औसत मासिक खपत खपत जो है 110 लीटर है। तो कुल कितनी है? तो 7 गुणा 110। तथा अगले 5 माह की तथा अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर है। तो कुल कितनी हो गई? तो आपने कहा 5 गुणे 86। अब मैं पूछूं कि टोटल दोनों खपत को मिलाकर के कितनी खपत हुई? तो आपने कहा 770 प्लस आपने कहा 5 छक्का 30, 3 8 पंचे 40, 41 42 43, ये हो गया। 5 छक्का 30, 3 8 पंचे 40 और 3 43 जोड़ दिया आपने, तो 0 हो गया। 7 3 10 हो गया, 7 4 11 और 1 12 हो गया। ठीक हो गया। अब कह रहा है तो इस कार्य के पूरे वर्ष आपका टोटल टोटल ईयर एवरेज बराबर, तो टोटल पूरे वर्ष का औसत मासिक खपत कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? तो 1200 कुल कितना हो गया? कुल हो गया एवरेज बराबर कुल, कुल कितना हो गया? 1200 और बट्टे आपका टोटल 12, 7 और 5 12, 12 से निकाल दिया, इसको हल कर दिया, तो आप कह देंगे 100 लीटर। यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा बी फॉर बॉय वाला। ठीक है, तो ये आ जाएगा लीटर में। कितनी लीटर खपत होती है इसकी, कुल खपत देख ली, जो क्वेश्चन दिया था उसके आधार पर हमने कुल खपत निकाल ली, और कुल खपत निकालने के बाद टोटल आपका एक वर्ष में कितनी की खपत हुई, तो इस तरह से 100 लीटर आएगा। तो इस तरह से इन सवालों की लैंग्वेज को ध्यान से रख करके पकड़ने का प्रयास करें। जब आपके पास लैंग्वेज की पकड़ होगी, आपके पास प्रैक्टिस होगा, आपके पास पहाड़ों का एक अच्छा खासा संग्रह होगा, वर्ग याद होंगे, घन याद होंगे, ऑटोमेटिकली अगर आप बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और पेपर में कोई क्वेश्चन आने के बाद आपको ये हीट होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरा है, मैं इसे बना ले जाऊंगा, मुझे आता है। वहां पर सोचने का समय नहीं है कि मेरे को किस तरह से करना है, कैसे बनेगा, इसमें ऐसा कर लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं, नहीं। ऐसी स्थिति में तो आपसे पेपर छूट जाएगा। क्योंकि इन परीक्षाओं में, जिन परीक्षाओं की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर जिसमें मैथ आता है, मैथ और रीजनिंग आती है, उसमें डायरेक्टली आपके पास इतनी हीट होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन मेरा है और मैं इसे सेकंडों में बना सकता हूं। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, तो वहां पर तब आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उन क्वेश्चनों को आप आसानी से बना लेंगे। अगर आप वहां पर बैठ करके सोच रहे हैं कि इसको ऐसा किया जाए, इस तरह से मैनेज किया जाए, तो वो फिर आपके लिए जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था के आधार पर आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको दो चीजें पास होनी होती है। एक तो आपको परीक्षा में बैठते हुए टाइम पर बाजी मारनी है, टाइम को आपको पास करना है, और दूसरा जो है उसकी जो मेरिट इससे पहले गई है, उस मेरिट पर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने बना रखे हैं, वही आपका तय करेगा कि उस दिन आपका एग्जाम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। और टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि वो टाइम आपका वहां पर साथ दे, और इतनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स ऑलरेडी प्रैक्टिस का ही भाग है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आसान होगा। और जैसे कोई क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ, कोई क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, तो उसके बाद और भी क्या सरल हो सकता है, कैसे हम मैनेज करें, कैसे पढ़ें, और भी कुछ चीजें, तरीके, वो चीज अपना सकते हैं आप लोग, और वो चीजें आपको और भी परीक्षा के नियर अबाउट पहुंचाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो भी चल रहा है, और ऑफलाइन बैच में भी हम लोग मैथमेटिक्स के पार्ट को एक बिल्कुल विधिवत सिलेबस के अनुसार लेकर के चल रहे हैं। उसमें भी हम आपका ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से चीजों को देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के माध्यम से देख रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और कम समय में हम बहुत बेहतर रिजल्ट के प्रयास में, और कम समय में आपके कम टाइम ड्यूरेशन में आपको पूरी चीजें प्रोवाइड करवाने का लक्ष्य उसमें हमने रखा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑफलाइन बैच में भी आकर के जुड़ें, और ऑनलाइन बैच के माध्यम से या ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो वो भी आप क्या कहते हैं मैनेज करें। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व विवाहित एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष है। अब कहानी है 7 साल पहले की। कहानी कब की है? आपका 7 साल पहले की, ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी इसकी जो मैनेज हो रही है वो आपका हो रही है 7 साल पहले की। तो 7 साल पहले की कहानी है, और 7 साल पहले कह रहा है पूर्व विवाहित एक व्यक्ति, एक विवाहित एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, कहने का अर्थ एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो उनकी औसत आयु दे रखी है आपका कितने वर्ष, एवरेज जो दे रखा है वो आपका दे रखा है 25 वर्ष। कहने का अर्थ एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो पत्नी हो गई प्लस, पति हो गया आपका प्लस, और पत्नी हो गई उसकी माइनस। तो उनकी औसत आयु 25 दे रखी। अगर मैं इसी का पूछ लूं कि सम क्या होगा, कुल संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप बोलोगे 25 गुणा 2 बराबर 50। ये कहानी कब की है? 7 साल पहले की। मैं अगर इसी कहानी को वर्तमान में देखता हूं, वर्तमान में देखता हूं, तो मुझे क्या दिखेगा? तो वर्तमान में क्या दिखेगा कि ये 50, और उसके बाद 7 साल आदमी को आगे ले आओ और 7 साल औरत को ले आओ। तो वर्तमान में ये कितना हो जाएगा? 7 7 14, 14 और 50 कितना हो जाएगा? 50 1 60 और 4 64 हो जाएगा। अब उसके बाद कहता है
कि अब पूरे परिवार जिसमें वो व्यक्ति, अब का अर्थ क्या हो गया, वर्तमान में। अब का अर्थ क्या होगा, वर्तमान में। पूरे परिवार जिसमें वो व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसी इसी समयांतराल में पैदा हुआ एक बच्चा सम्मिलित है। ठीक हो गया। अब कंडीशन क्या कह रहा है, अब का अर्थ हो गया वर्तमान में। वर्तमान में क्या कह रहा है, वो व्यक्ति वो व्यक्ति वो व्यक्ति उसकी पत्नी और उसका जो एक बच्चा है, ठीक है, बच्चे को मैं ऐसे देता हूं, तो उसका बच्चा जो है इसी समयांतराल में पैदा हुए एक बच्चा, और उनकी सम्मिलित औसत आयु जो गई है वो एवरेज जो गया है 22 वर्ष गया है। तो 22 वर्ष गया है, तो सम ऑफ एवरेज कितना चला जाएगा बेटा, 22 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, बताइए कि बच्चे की वर्तमान आयु, ये भी वर्तमान में, ये भी वर्तमान में, दोनों वर्तमान में, कोई भी इस प्रकार के ये औसत का आयु का सवाल है। और मैं आपको जो आयु के सवाल है वो अलग से भी पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर आपको जब क्वेश्चन निकालना है तो हमें उसे वर्तमान पीरियड में ला करके ही सवाल मैनेज कर पाएंगे। तो हमने वर्तमान में लेकर के आगे, तो बच्चे की वर्तमान आयु, इसलिए आपका बच्चे की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड, कितना आ जाएगा, 66 माइनस 64, तो आपका आ जाएगा 2 वर्ष। तो इसका आंसर जो आ जाएगा बेटा, क्या कहते हैं, बच्चे की वर्तमान आयु, तो ये तो आएगा 2 वर्ष। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है ऐसा, तो इसका आंसर आ रहा है 2 वर्ष। अब ऑप्शन में 2 वर्ष दिखाई नहीं दे रहा है, और ये सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। मैं इसको ऑप्शन को सही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको हटा ही देते हैं, ठीक है। ऑप्शन सारे गलत हैं, इसके आधार पर इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आंसर इसका ऐसा आएगा, 16 ईयर्स आएंगे, 16 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, आपका 5 ईयर, 2 ईयर, और आपका ये 15 ईयर, ये इसके ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन मैंने सुधार दिए, और इस आधार पर अगर मैं बोलता हूँ आंसर, तो अब आ जाएगा बी फॉर बॉय। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इसको यहां पर चेंज नहीं किया और 50 लेकर के ही 7 का गुणा कर देंगे, तो ये आंसर चला जाएगा आपका 16 पे। किस में चला जाएगा, 16 पे। इसीलिए उसने इस डिजाइन को तैयार किया है कि 16 भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तो उसको वर्तमान में ले आना है। सवाल का मेन पॉइंट यही है कि उसको वर्तमान में लेकर के जाना है। बच्चे के दिमाग में अगर ये चीज है, प्रैक्टिस है, तो वो तुरंत इसे मैनेज कर लेगा। तो इसका आंसर आएगा बेटा 2 ईयर आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। आपसे कह रहा है कि 23 संख्याओं का औसत 81 है यदि प्रत्येक संख्या को 6 से भाग दिया जाए। तो ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 23 नंबर्स इज 81 इफ ईच नंबर इज डिवाइडेड बाई 6 से। तो इसका अर्थ ये होता है कि मैंने आपको बताया है कि एवरेज जो है, जब एवरेज वर्क करता है, तो प्रत्येक संख्या में वर्क करेगा। प्रत्येक संख्याओं में एवरेज जो है, या भाग होगा तो भाग होगा, गुणा होगा तो गुणा होगा, जुड़ेगा तो जुड़ेगा। और ऐसी ही कंडीशन में अगर जो उसका एवरेज आ रखा है, उस एवरेज में भी आपका अगर जुड़ना होगा तो जुड़ेगा, घटना होगा तो घटेगा। अगर भाग होना है, डिवाइडेड होना है तो डिवाइडेड होगा, और इंटू होना है तो इंटू होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, तो वो कह रहा है कि 23 संख्याओं का औसत जो है वो आपको दे रखा है 81 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 23 संख्याओं का औसत 81 दे रखा है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए, तो प्रत्येक संख्या को अगर मैं 6 से विभाजित करता हूं, तो जो 81 है वो भी 6 से क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, और इससे पहले भी सवालों में समझा रखा था। तो 81 भी 6 से विभाजित होगा, विभाजित किया जाए, और प्रत्येक संख्या में आपका 2.5 जोड़ दिया जाए, तो आप भी 2.5 जोड़ देंगे। तो आपसे बोल रहा है कि बताइए कि न्यू एवरेज क्या होगा। डायरेक्ट ही बन जाएगा सवाल, ठीक है, 1 लाइन का सवाल है। तो आप इसे 6 से काट देंगे, तो आप 6 से इसे काटेंगे तो कितने बार कटेगा, तो आपने कहा 6 से काटते हैं, तो आपने कहा 6 एकम 6, आपने कहा 2 आ गया, 2 आ गया, और 6 तियां 18, 81 डिवाइडेड बाई 6, 6 एकम 6 हो गया, आपका 2 आ गया, 81 आ गया, 6 तियां 18 हो गया, 18 के हिसाब से आपका बन गया 3, 18 के हिसाब से बन गया 3, पॉइंट लगा दिया, जीरो बढ़ाया, 6 पंचे 30 आ गया, ठीक है। तो आपने कहा 13.5, और प्लस कितना आ गया, 2.5। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व कर देंगे, 13 5 5 10 हो जाएगा, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, और 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 16। तो बताइए कि नया औसत क्या होगा, तो नया औसत, न्यू एवरेज जो होगा वो आपका कितना आएगा, 16 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। तो आप इस तरह से भी इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर इस तरह से मैनेज कर लेंगे। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है अभय, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष है। क्या कहता है, देखो अभय, कोई अभय है, उसकी पत्नी है, वाइफ है, और उसका कोई बच्चा है, चाइल्ड है। अभय, उसकी पत्नी और उसका बच्चा है, उसकी औसत आयु दे रखी है आपका 6 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व, 6 साल पहले की घटना है, 6 साल पहले की घटना है। 6 साल पहले उसकी जो औसत आयु थी 42 वर्ष, 42 वर्ष थी। अगर मैं कहूं कि 6 साल पहले इतनी थी,
तो मैं किसी भी सवाल को मैंने आपको बता रखा है वर्तमान में ले आएंगे। तो अगर मैं कहूँ वर्तमान में कितनी होगी, तो वर्तमान में कितनी आ जाएगी, तो 42 और प्लस का 6, 42 और प्लस का 6 बराबर कितना हो जाएगा, 48। अब आपसे कह रखा है उन तीनों का, आपको अगर औसत औसत आयु बोल रखी है 42 वर्ष है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कह सकता हूँ कि इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में आपका अभय, वाइफ और उसका जो चाइल्ड है, उसका जो सम आएगा वो आएगा 48, आपका 48 गुणा 1 2 3, 3 आ जाएगा, 8 तियाँ 24 2, आपका 4 तियाँ 12 13 और 1 14, 8 तियाँ 24 2, 4 तियाँ 12 13 और 1 14, 144 आ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि और 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष है। अब 8 वर्ष पूर्व, अब फिर से एक कंडीशन कह रहा है, 8 साल पहले, 8 साल पहले की बात कह रहा है, 8 साल पहले आपसे कह रहा है उनकी पत्नी, वाइफ और उनके बच्चे की औसत आयु जो है, वो औसत आयु कितनी बता रहा है, 30 वर्ष बता रहा है। तो 30 वर्ष बता रहा है, औसत आयु जो एवरेज दे रखा है वो 30 वर्ष दे रखा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में क्या होगा, तो इसका वर्तमान क्या होगा, तो इसका वर्तमान आ जाएगा आपका 30 और प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 38 वर्तमान में ले आएंगे। और फिर मैं इसका भी अगर प्रेजेंट में एवरेज पूछूं तो क्या हो जाएगा, वाइफ प्लस चाइल्ड बराबर, तो आप बोलोगे 38 और 2 लोग हैं 1 2, तो 2 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 3 लोग थे तो 3 से गुणा हुआ, यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा, तभी एवरेज निकलेगा। तो 8 दूनी 16 हासिल, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 73 आ जाएगा। तो आपसे बता रहा है कि अभय की, आप अब देखो ये मान लीजिए 1 और ये मान लीजिए 2, दो कंडीशंस हो गई, 1 और 2। अब इसको आप निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे अभय प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड बराबर 144, वर्तमान में लेकर के आए। इसको भी हम वर्तमान में लेकर के आए, तो हमने कहा W प्लस सी बराबर आपका 76। इससे क्या फायदा मिलेगा, आपने माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, इससे ये वैल्यू कट गई, इससे वैल्यू कट गई। अभय की वैल्यू जो आ गई वो घट के आ जाएगी 14 में से 6, 14 में से 6 जाएगा 8, 8 और 6 14, 8 आ जाएगा। और यहाँ बचेगा 13, 13 में से आपका 7 जाएगा, तो 13 में से 7 जाएगा, कितना जाएगा 6, 6 और 7 6 13, तो ये आ जाएगा 68 वर्ष, ईयर। यही इसका आंसर होगा। और ये बन जाएगा ए फॉर एप्पल बन जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कुछ आज फिर से एवरेज के महत्वपूर्ण सवाल समझाए। देखो सवालों की संख्या कम नहीं है, सवालों की संख्या बहुत है। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि आप लैंग्वेज सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, भाषा को समझने का पकड़ बनाइए और हीट करिए क्वेश्चन में कि उनको कैसे बनाया जाए। और आप देख रहे हो कि सारे सवालों में एक ही चीज हो रही है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टा परिणामों की संख्या, यही आपको वहां पर हीट करेगा। और इसी आधार पर आपको सोचना है और जिगजैग करना है और सवाल तुरंत निकाल देना है। प्रैक्टिस इतनी रखिए वो चीज मजबूती दे। हम किसी नई चीज को अगर लेकर के आपका, मैं नई प्रस्तुति के साथ क्या कहते हैं अभी इस समय आपको कोई चीज समझाता हूं, तो उससे थोड़ा सा आपका जो चीजें हैं वो डिसबैलेंस भी होगी और समय भी लगेगा, क्योंकि परीक्षाएं आपके सिर पर बैठी पड़ी हैं। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आपने जो बचपन से पढ़ रखा है, चीजें जो समझ रखी हैं उनको देखें। फिर भी मैं इन सवालों में लगातार जहां पर शॉर्ट हो सकता है, जहां पर शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, वो मैं आपको लगातार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं अगली वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़िए, अपने साथी सहपाठियों को बताइए, और साथ ही साथ में लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं, जिसके कारण से मैं भी एक उत्साह अर्जित कर पाऊं कि आप लोग इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर मैं नई नई चीज़ों के साथ आपके साथ आते रहूं। जय हिंद, जय भारत।